हेलो एंड वेलकम टू द सीरीज ऑफ लैंडमार्क जजमेंट। लैंडमार्क जजमेंट की सीरीज में आज का हमारा केस केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस है। और ये केस अगर आपको देखना है उससे पहले आपको शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह और गोलकनाथ का केस समझना जरूरी है। ये बैकग्राउंड की तरह काम करते हैं इस केस के। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था शंकरी प्रसाद के केस से ही लैंड रिफॉर्म जो थे वो शुरू हो चुके थे। उन लैंड रिफॉर्म्स के लेकर के ही जो है शंकरी प्रसाद कोर्ट गए थे, क्योंकि उनसे उनकी जमीन छीनी जा रही थी। तो सिर्फ एक शंकरी प्रसाद नहीं थे जिनकी जमीन छीनी जा रही थी, और भी बहुत सारे लैंड ओनर्स थे लैंड रिफॉर्म्स के नाम पर जिनसे जमीन लेकर के और टेनेंट्स को दी जा रही थी, और जिसकी जमीन जाएगी उसे दुख होगा। तो वो कोर्ट की शरण में जाते थे कहकर के राइट टू प्रॉपर्टी उनसे छीना जा रहा है। अब हमें पता है शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह का केस। अगर आप अभी तक नहीं देखा तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट है लैंडमार्क जजमेंट के नाम से, वहां जाइए, देखिए दोनों केस, और आपको गोलकनाथ भी मिल जाएगा, वो भी पढ़िएगा। फिर उसके बाद केशवानंद भारती पर आ जाइएगा। तो इन दोनों केसेस में तो कहा गया कि गवर्नमेंट अमेंडमेंट जो कर रही है, बात आती है गवर्नमेंट अमेंडमेंट क्या कर रही है। क्या हो रहा था, जब लैंड रिफॉर्म हो रहे थे तो लैंड रिफॉर्म को करने के लिए, वैलिड बनाने के लिए कि कोई उसका विरोध ना करे, अलग अलग एक्ट आ रहे थे। तो उसके नाम पे क्या हो रहा था, उन एक्ट को कहाँ डाला जा रहा था, 9th शेड्यूल में डाला जा रहा था। अब 9th शेड्यूल में जब कोई एक्ट चला जाता है, कोई कानून चला जाता है, तो फिर उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, मतलब जुडिशरी के पास आप नहीं जा सकते। तो इस तरीके से रिफॉर्म के नाम पर, एक्ट बनने के नाम पर 9th शेड्यूल में जाकर के जुडिशरी से पावर ली जा रही थी। तो जब हमने पढ़ लिया शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह का केस, वहां ये कहा गया कि जो अमेंडमेंट गवर्नमेंट कर रही है वो वैलिड है। लेकिन गोलकनाथ पे कहा गया कि जो अमेंडमेंट ऐसा होता है जिससे फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज किया जाता है वो वैलिड नहीं होता है। अब आता है केशवानंद भारती का केस। क्योंकि लैंड रिफॉर्म चल रहे थे, 1950 से शुरू हो चुके थे, तो 1970 में 2 लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड एक्ट आए, कहा, केरला में। तो उससे जो रिलीजियस जो ट्रस्ट हुआ करते थे, धार्मिक जो ट्रस्ट संस्था हुआ करती थी, उनसे उनकी जमीनें ली जाने लगी। केरला में ही एक जगह, एक डिस्ट्रिक्ट है कासोडगढ़ डिस्ट्रिक्ट, जो कि कर्नाटक और केरला के बॉर्डर पर है। वहां पर एडनीर मठ है। अब ये जो एडनीर मठ है, वहां पर ये जो एडनीर मठ है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है केरला के लिए भी और कर्नाटका के लिए। रीजन है कि आदि शंकराचार्य के टाइम से ये परंपरा चली आ रही है। 1200 साल से भी पुराना ये मठ है। वहां पर उस वक्त जो गुरु थे केशवानंद भारती, श्री पदगल गरवरू एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड अनदर्स। तो ये केस वहां से आया। केशवानंद भारती जो कहे जाएगा मठ के जो उस वक्त अध्यक्ष थे, जो मठ को चला रहे थे, उन्होंने ये देखा कि जमीन ली जा रही है ट्रस्ट की, तो उनसे भी उनकी ट्रस्ट की जमीन ली गई। हजारों एकड़ जमीन थी, सैकड़ों एकड़ ली जा रही थी। तो उस केस में यहाँ पर केशवानंद भारती को लगा कि उनके जो आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 के जो अधिकार है उनको इन्फ्रिंज किया जा रहा है। आर्टिकल 25 जहां ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने हिसाब से, अपनी मर्जी का कोई भी धर्म चुन करके उसे प्रोफेस कर सकता है और उसे प्रोपोगेट कर सकता है। वही आर्टिकल 26 कह रहे हैं कि रिलीजियस अफेयर जो रहेंगे, जो धार्मिक संस्थाएं रहेंगी, उनको मैनेज करने के पास आपकी स्वतंत्रता आपको प्रोवाइड करता है। लेकिन यहाँ आर्टिकल 26 का इन्फ्रिंजमेंट होते देख तो क्या हुआ, केशवानंद भारती व्याकुल हुए। उनकी व्याकुलता देख के नानाभाई पालकीवाला ने उन्हें ये सजेस्ट किया, आप कोर्ट की तरफ जाइए। तो वो हाई कोर्ट के पास गए, लेकिन वहां कोई एंटरटेनमेंट नहीं हुआ। कहने का मतलब ये, उनकी सुनवाई नहीं हुई। फिर उसके बाद फाइनली सुप्रीम कोर्ट जाते हैं रिट पिटीशन लेकर के। कौन कौन? नानाभाई पालकीवाला और इनको फली नरीमन और सोली सौरभ जी, ये लोग इनको असिस्ट करते हैं और वो रिट लेके जाते हैं। अब ये जो केस डिसाइड हुआ था वो 24 अप्रैल 1973 को डिसाइड हुआ था। 13 जजेस की बेंच ने इसको डिसाइड किया था। ये कौन बनेगा करोड़पति में भी एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका था कि अब तक सबसे लंबी बेंच कौन से केस में हेड हुई थी। अब मैंने आपको कहा अगर अभी तक पहले केस नहीं देखे जरूर देख लेना। मैंने आपको बताया था तब जब गोलकनाथ का केस आया था, तब गोलकनाथ के केस में सबसे बड़ी बेंच हुई थी। अब उस बेंच के बाद से ज्यादा होने चाहिए थे अगली बेंच में, तो वही कह रहे हैं कि 13 जजेस की बेंच यहाँ पर हुई थी। जितने भी जजेस थे उन सबको इंक्लूड कर लिया गया, फिर मैटर सेम था। तो यहाँ पर कह रहे हैं 7:6 की मेजोरिटी से इसको जो है हेल्ड किया गया इस केस के, जो फैक्ट हम समझेंगे। यानी 7 जजेस फेवर में थे जो डिसीजन आया, और 6 जजेस जो थे वो अगेंस्ट थे। अब यहाँ हुआ, इसकी जो प्रोसीडिंग में टाइम लगा वो 68 डेज लगे। मतलब कहने का यहाँ जो हियरिंग हुई थी, टोटल हियरिंग वो 68 डेज में हुई थी, 5 महीने लगे थे। 31 अक्टूबर 1972 से शुरू हुई और मार्च 23 1973 तक इसकी जो आर्गुमेंट चले थे। अब आता है यहाँ पर केस
ये इतनी बात क्या काफी है, इतना मैं आपको बोलूं कि इतना हो गया, नहीं, इसके बैकग्राउंड का कुछ और पक्ष भी है जो हमें सुनना और देखना बाकी है। क्या? इससे पहले, इस केस से पहले 1970 में 2 केस और आए थे, आरसी कूपर और माधव राव का केस। इसको भी हम आने वाली सीरीज हमारी जो चल रही लैंडमार्क जजमेंट की, उस सीरीज के दौरान इन केसेस को भी समझेंगे। बस मैं आपको एक थोड़ा सा समरी के तौर पे बता देती हूँ। आरसी कूपर में क्या हुआ था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया था कि बैंक नेशनलाइजेशन जो हुआ है वो उसको उन्होंने गलत ठहरा दिया था। फिर माधव राव के केस में जो प्रीवी पर्स दी जा रही थी रूलर्स को, उसको भी गलत ठहरा दिया था। तो अब ये दोनों केसेस आए तो देखने के बाद जो गवर्नमेंट थी उस वक्त की सेंट्रल गवर्नमेंट, उनको ही लगा कि जुडिशरी ने इनके करे हुए कामों को जो है क्या किया है, गलत ठहरा दिया है, उसको उनसे पावर ले रही है जुडिशरी। तो इसलिए इन्होंने एक अमेंडमेंट लेके आती रही गवर्नमेंट, अलग अलग अमेंडमेंट आए, 24, 25, 26 अमेंडमेंट आती रही, जिससे जो ये केसेस जो हो रहे थे, जो कि जुडिशरी के पास पावर जा रही थी, वो इनके पास आ जाए, पार्लियामेंट के पास आ जाए, गवर्नमेंट के पास हो जाए। क्योंकि हम देख रहे हैं 1951 से ये सिनेरियो चलता आ रहा है कि गवर्नमेंट और जुडिशरी में जो है खींचातानी चलती आ रही थी। तो आरसी कूपर और माधव राव का जब केस आया तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अमेंडमेंट लाए, 24, 25 अमेंडमेंट लाए गए इन दोनों केसेस के बाद। 24 अमेंडमेंट में जहां ये कहा गया कि पार्लियामेंट जो है वो किसी भी फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट कर सकती है, किसी भी पार्ट में एक्चुअली में अमेंडमेंट कर सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन के 25th अमेंडमेंट ने क्या किया, राइट टू प्रॉपर्टी ही ले लिया। तो इस तरह से अमेंडमेंट ला करके पार्लियामेंट जो क्या कर रही थी, गवर्नमेंट क्या कर रही थी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को और पावरफुल कर रही थी। तो 29th अमेंडमेंट को चैलेंज कर किया गया केशवानंद भारती, श्रीपाद गलवरू एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड मैदर्स में। यहाँ पर अब ये बात कहा गया कि 25th अमेंडमेंट जो है वो वैलिड नहीं है, ऐसा कह करके और गोलकनाथ के केस को भी चैलेंज करते हुए कोर्ट जाया गया कि उनसे उनके मूलभूत जो अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट है 26 का, रिलीजियस प्रॉपर्टी को मैनेज करने का, उससे छीना जा रहा है। तो यहाँ पर जो जजेस थे 7:6 की मेजोरिटी से उन्होंने ये हेल्ड किया कि गवर्नमेंट जो है वो किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है। तो यानी गोलकनाथ वाले केस में जहां अमेंडमेंट की बात हुई तो उस चीज को यहाँ पर ओवर रूल करते हुए कहा गया कि गवर्नमेंट किसी भी पार्ट को अमेंडमेंट कर सकती है, किसी भी पार्ट को। लेकिन फिर उन्होंने आगे क्या कहा, आगे ये कहा कि इस तरीके से अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को फर्क करे, बेसिक स्ट्रक्चर, मूलभूत ढांचा उसे अफेक्ट करे। अब ये मूलभूत ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर जो आया था वो जर्मनी से आया था, इस बात को समझिए। बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट आया वो जर्मनी से आया था और यहाँ से इस केस के बाद ये और भी बहुत सारे कंट्रीज में गया, जैसे कि बांग्लादेश में इस केस के ऊपर बहुत बड़ी जो है एक केस और आया था वहां पर बांग्लादेश में, और वहां पर भी बेसिक स्ट्रक्चर की बात कही गई थी। अब ये जो बेसिक स्ट्रक्चर की बात है इसको इन्होंने इस केस में डिफाइन नहीं किया, केशवानंद भारती के केस में बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं हुआ। रादर कुछ प्रिंसिपल्स बताए कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, सुपरमेसी कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ। इसके बाद आने वाले केसेस में बेसिक स्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा पुख्ता करते गए, एम्फेसिस करते गए और बहुत सारे प्रिंसिपल्स इसके अंदर ऐड होते गए। तो इस केस में ये कहा गया कि अमेंडमेंट तो कर सकती है गवर्नमेंट किसी भी पार्ट में, लेकिन अमेंडमेंट ऐसा नहीं हो सकता जो बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट करे। जब हम इन अमेंडमेंट्स की बात कर रहे थे तो 29 है, 24 है, 26 है, ये सब बुखला करके हो रहे थे। क्यों हो रहे थे कि कोई भी जुडिशरी जो है वो पावर जो है ना ले ले। किससे पावर ना ले ले? पार्लियामेंट से पावर न ले ले। पार्लियामेंट स्ट्रांग रहे, जो गवर्नमेंट है वो स्ट्रांग रहे, ऐसे करने के लिए। अब यहाँ पर क्या हुआ, इसकी बात करें, अगर हम इस केस की बात करें तो क्या ये केस नहीं खत्म हो गया? ये केस यहाँ खत्म नहीं होता। जब ये जो बेंच 30 जजेस की बेंच के उस वक्त के जो चीफ जस्टिस है, जस्टिस सीकरी, उनके रिटायरमेंट के बाद जो माइनर यहाँ पर थे, जो मतलब अगेंस्ट थे इस जजमेंट के, उनमें से एक जज थे A.N. रे। उनको इस बात को दरकिनार करते हुए कि क्या, जो हमें पता है जब भी चीफ जस्टिस अपॉइंट होते हैं तो उसके वो किसके अकॉर्डिंग, परंपरा यही कहती है कि उनकी जो सीनियरिटी होती है, उनका एक्सपीरियंस होता है, उसके बेस पे जो है अपॉइंट किए जाते हैं चीफ जस्टिस। तो उन चीजों को दरकिनार करते हुए जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने A.N. रे को, जस्टिस A.N. रे को जो है चीफ जस्टिस अपॉइंट किया। अब जब जस्टिस A.N. रे चीफ जस्टिस अपॉइंट हो गए तो उन्होंने रिव्यू करने की कोशिश की इस केस को। रिव्यू पिटीशन नहीं आई थी, पर फिर उन्होंने रिव्यू करने की कोशिश की इस केस को और 13 जजेस की बेंच को फिर से जोड़ लिया। अब यहाँ पर
नाना भाई पालकीवाला, इन्होंने कहा कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि रिव्यू की पिटीशन नहीं आई है। जब पिटीशन नहीं आई तो कोर्ट खुद से रिव्यू नहीं कर सकती है। तो ये बात है, यानी 2 साल बाद भी कोशिश की मुद्दा उठाने की कि फिर से जो है ये जो यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल आया है, इस चीज को किस तरीके से दरकिनार कर दिया जाए, हटा दिया जाए। लेकिन वहां पर फिर से उठ गए थे नाना भाई पालकीवाला कि ऐसा नहीं हो सकता कि रिव्यू पिटीशन जब तक नहीं आई तब तक रिव्यू नहीं किया जा सकता। तो ये केस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद ये जो है बेसिकली हमें पता है वॉर चलता रहा था। उसके बाद अब हम आगे आने वाले केस में इसको भी पढ़ेंगे, आरसी कूपर को, माधवराज सिंधिया को भी डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आपको ये देखना है कि केशवानंद भारती, श्रीपद गलगरू एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड अदर, ये केस में क्या कहा गया था। केशवानंद भारती, श्रीपद गलगरू, ये जो केस है यहाँ पर ऐसे लिखा जाता है, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, बेसिकली इतना लिखा जाता है। डिसाइड कब हुआ? 24 अप्रैल 1973 को। तो ये केस याद रहेगा, लैंडमार्क जजमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल यहाँ से आया था, थ्योरी यहाँ से आई थी, लेकिन वो कुछ ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है कि बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है, वो तो प्रिंसिपल इंक्लूड करते रहते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर बन जाता है। आई होप आपको समझ में आया हो लैंडमार्क जजमेंट की सीरीज में। बाकी पिछले वाले केस भी जरूर देख लेना, और अगर ये जो मेरी पढ़ाने का तरीका थोड़ा ठीक लगा हो तो उसको शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट जरूर कर देना। लाइक और कमेंट करोगे ना तो थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।